हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी के अध्ययन में। आज हम अपने ग्रुप डी का दूसरा पेपर हल करेंगे। उसमें मैथ के जो भी सवाल आए हैं उनको देखते हैं किस प्रकार के सवाल थे, उन्हें हल करते हैं। इसमें पहला सवाल था, 1 बिलियन में 320 ग्राम पानी में 33 ग्राम साधारण नमक है, तो बिलियन में नमक की सांद्रता ज्ञात करनी है, ये बताना है सवाल। देखिए इसमें क्या है, 320 ग्राम पानी है जिसमें 33 ग्राम नमक है। हमें नमक की सांद्रता बतानी है कि बिलियन में सांद्रता कितनी है नमक। तो नमक की सांद्रता बराबर, नमक कितना है 33 ग्राम, कितने बिलियन में, टोटल बिलियन कितना है, तो इतना पानी है इतना नमक है, तो दोनों मिला के बिलियन कितना बना 320 प्लस 33 यानी 353 इंटू 100। तो सांद्रता कितनी आई 9.15%। ये इसकी सांद्रता है 9.35। ठीक है। अगला सवाल आया है, दो संख्याएं 15:11 के अनुपात में हैं, यदि इनका मासा 13 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए दो संख्याओं में 15:11 का अनुपात है और उनका मासा जो दे रखा है वो 13 दे रखा है, तो बड़ी संख्या आपसे पूछी है। देखिए ऐसे सवाल को किस तरीके से देखना है, मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूँ कि जैसे कि 6 और एक संख्या 8 है और यहाँ पे जैसे रेशियो दे रखा है, अगर हम इनका रेशियो बनाए ऐसे ही, तो 6/8 इसको किससे कट रही है, 2 से, दो संख्या दोनों में कॉमन थी, कटने के बाद बनी 4, ये बची 3/4। तो ये जो संख्या दोनों में कॉमन थी यही क्या होती है, मासा होती है, और ये रेशियो है। यदि हम इस रेशियो में जिस संख्या से ये कटी थी, अगर हम उसी संख्या से वापस गुणा कर दें तो हमारी संख्या आ जाती है वापस। तो ये किस संख्या से कटी थी, 2 से कटी थी दोनों, तो अगर हम 2 से इसका मैं वापस 2 गुणा कर दें, यानी कुल मिलाकर के हम मासा से रेशियो में गुणा कर दें तो वापस संख्या प्राप्त होती है। सेम इसमें भी ये दो संख्याओं का रेशियो दिया है और दो संख्याओं का मासा दिया है। जैसे कि इसमें गुणा कर देते हैं तो 2×3 = 6 और 2×4 = 8, वापस आ जाएंगे ये संख्या। ऐसे इसका गुणा करेंगे तो 15×13 पहली संख्या होगी और 11×13 दूसरी संख्या होगी। सवाल में पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 15×13 ये सबसे बड़ी संख्या होगी। 15×13 195, ये हमारा आंसर बनेगा। अगला सवाल, अगला सवाल है 72 और 84 का लासा क्या होगा। 72 और 84 का लासा पूछा है, तो सरल सवाल है। 72 लासा के लिए या तो आप दोनों के फैक्टर कॉमन करके लेके आओ, उन सबका गुणा कर लो, या फिर ऐसे फैक्टर कर लो कि जिसमें पहले के वैल्यू उठा के दूसरे में जो ना हो वो भी ले लेते हैं और उनका गुणा करके जो बनेगा वो लासा होगा। तो हम इसके फैक्टर बनाते हैं, 12×7=84, ये बनेगा तुम्हारा 12×6=72 और ये 12×7=84। तो पहली संख्या पूरी 12×6 इंटू, इसमें 12 तो है ही, 7 नहीं है तो वो ले लेना है। तो 12×6×7, इसमें ये विकल्प हमारा हमारा पहला है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए ये देखिए, अगला सवाल है, रघु ने 14,360 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसकी ढुलाई पर 240 रुपये खर्च किए। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, ये सवाल दिया है। देखिए उसने खरीदी कितने की थी, 14,360 रुपये की, 14,360 रुपये में खरीदी, ठीक है। और उस पर ढुलाई खर्च कितना हुआ, 240 रुपये ढुलाई खर्च लगा उसमें, और 15% का लाभ कमाना है उसे। तो यहाँ देखिए
अगर इतने की इसने खरीदी, इतना खर्च हुआ, तो कुल मिलाकर इसको कितने की पड़ी टोटल? 14,360 और 240, ये हो गया 14,600 रुपये। इतने में इसको पड़ी है। अब इसने में पड़ी और ये 15% का लाभ कमाना चाहता है, इसका मतलब कितनी बेचनी पड़ेगी? 115% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हम। 100% तो टोटल होता है, तो कितने परसेंट का मान निकालना है? 115% का। 115/100, ये क्या निकलेगा उस वस्तु का? विक्रय मूल्य निकलेगा। 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट ले, या फिर ऐसा करो 20 इससे काट लेते हैं। 23×115 और 20×100। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से इसको 730 मल्टीप्लाई कर देते हैं उसका। 0, 23×3 9, यानी लास्ट में 90 किसके में आ रहा है? वही इसका आंसर होगा। ये बी विकल्प में है, 16,790। इतने रुपए में इसे बेचनी पड़ेगी। ठीक है, पूरा गुणा करने की बजाय आप लास्ट के यूनिट डिजिट मैच कर सकते हैं। 0 के बाद में 9 अंक जिसमें आएगा वही आंसर है। अगला सवाल है, एक पिरामिड का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 16 सेमी और 12 सेमी है। यदि लंब आयताकार पिरामिड के शीर्ष से गुजरने वाली सभी पार्श्व किनारों की लंबाई 26 सेमी है, तो पिरामिड का आयतन बताइए। देखिए, पिरामिड जो बनता है वो इस तरीके से होता है। वैसे ये 3D फिगर है। जो पिरामिड होती हैं वो, तो ये ऐसे है जैसे कि यही ऊंचाई है इसकी, इस तरीके से। ठीक है, और ये 16 और ये 12 सेमी दिया है। तो इसकी जो लंबाई है आयत की, वो दी है 16 मीटर सेमी, और चौड़ाई दी है 12 सेमी। ठीक है, पार्श्व किनारे की जो लंबाई दी है वो दी है 26 सेमी। ठीक है, जो आयतन है पिरामिड का वो फॉर्मूला होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये है, तो यानी हम पे आधार का क्षेत्रफल तो है लेकिन ऊंचाई नहीं है। हमें क्या करना है? ये ऊंचाई निकालनी है h। तो इसके लिए क्या करना होगा? पहले ये निकालना है विकर्ण, उसका फिर हाफ करेंगे, और इससे ये वैल्यू जो पार्श्व किनारे की जो लंबाई है वो दे रखी है, ये 26, इससे निकालेंगे पाइथागोरस लगा के। तो पहले विकर्ण निकालते हैं, कितना आएगा? देखिए, ये 12 है तो ये भी 12 है, आमने सामने की वजह बराबर होती है। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये 3 चौक 12 और 4 चौक 16, तो ये 4 पंजे 20, यानी कि ये 3 4 5 का 4 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? ये 20 विकर्ण की लंबाई। अगर ये 20 है तो आधा कितने का होगा? 10 का। तो अब ये एक त्रिभुज बन गया। जैसे पाइथागोरस से हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं। ये h निकालना है, ये नीचे पता लग गया 10, ये पता लग गया कितना है? 26। तो h की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आई पाइथागोरस से? 26 का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। 26 का वर्ग होता है 676, ये इधर आ जाएंगे माइनस के 100, बराबर h स्क्वायर। तो h बराबर आया 576 अंडर रूट में, तो h बराबर 24। 24 आ गई हाइट। तो अब निकाल सकते हैं इसका आयतन, 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, 16 × 12 इंटू 24। इसको 4 × 12, तो 16 चौक 64, यूनिट डिजिट मैच कर लेते हैं। ये 6 चौक 24, 4 4 चौक 16, 6, लास्ट में 6 किसमें है? इसमें पहले विकल्प में है 1536। ये इसका आयतन हो जाएगा मीटर की। ठीक है, अगला सवाल देखें इसे। अगला सवाल है, एक कक्षा में 28 लड़के हैं और लड़कियां हैं। कुछ लड़के हैं, 28 लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं।
कक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त किए गए माध्यांक 12.5 थे, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त किए गए माध्यांक 14.5 थे और कुल माध्यांक 13.1 थे। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी, ये बताना है। देखिए, माध्यांक मतलब एवरेज मार्क्स जो दिए हैं, एवरेज जो दिया है बॉयज का वो है 12.5, जबकि गर्ल्स का जो दिया है वो दिया है 14.5, जबकि सबका जो ओवरऑल है माध्यांक वो है 13.1। तो ये तो एलिगेशन का सवाल है। जब एक सिंगल वैल्यू का कोई माध्यांक दिया हो, एवरेज दिया हो, और दूसरी सिंगल वैल्यू का एवरेज दिया हो और दोनों का मिक्स एवरेज दिया हो, तो उसे आप एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे इसका रेशियो निकालते हैं कितना है। इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचा, 0.6, और इसमें से इसको घटाएंगे कितने बचेंगे, ये बचेगा आपका 1.4। काट के कितना आया, 7:3 ये आया। जबकि इसमें दिया है कि कक्षा में 28 लड़के हैं। अगर 28 लड़के हैं तो 7 की वैल्यू कितनी, 28 कितना है, 4 गुना 7 चौक 28। तो पूछा पूरी कक्षा में कितने, तो पूरी कक्षा में कितने हैं टोटल, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट का मान निकालना है। तो जब ये 7 से 28 4 गुना है तो 10 का 4 गुना, 10 चौक 40। यानी पूरी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी रही होगी, 40। अगला सवाल, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा है कि कौन सा कथन जो है वो पर्याप्त है। सवाल दिया है इसमें कि श्रृंखला में पहली 10 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल है कि कोई सीरीज है जिसके पहले 10 टर्म का योग निकालना है, तो उसके लिए क्या जरूरत हो सकती है, इसके कथन पर चलते हैं। पहला कथन है कि पहली संख्या 2 है और 10वीं संख्या 20 है। क्या इससे योग निकाला जा सकता है, यानी ये पर्याप्त है या नहीं है। पहली संख्या दे रखी है 2 है और 10वें नंबर की संख्या हमें दे रखी है कि 20 है, तो इससे योग निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 a प्लस एल, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट। तो n इसमें बताया ही कि शुरू की 10 संख्याओं का योग निकालना है, इसका मतलब n की जगह पर 10 पहले से ही बताया है। a पहली संख्या दी है, l मतलब लास्ट टर्म जो कि 20 है, यानी कि हम इस वाले कथन से योग निकाल सकते हैं। सवाल में पहले ही पूछा था कि 10 संख्याओं का योग ज्ञात करना है, उसके लिए एक लाइन दी है कि पहली संख्या 2 है और 10वीं संख्या 20 है। क्या योग निकल जाएगा, हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। तो ये कथन ठीक है। दूसरा, सर्वांतर इसका 2 है। इस दूसरे कथन से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए कौन सा कथन पर्याप्त है, केवल पहला कथन पर्याप्त है, दूसरा वाला पर्याप्त नहीं है। ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है, रघु 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कॉलेज जाता है और 3 किलोमीटर घंटे की गति से वापस आ जाता है। यदि इस पूरी यात्रा में उसे 5.95 घंटे लगते हैं तो उसके घर और कॉलेज के बीच की दूरी क्या है, ये बता। देखिए, रघु क्या करता है, 4 की स्पीड से जाता है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 3 की स्पीड से वापस आ जाता है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। तो यानी ये क्या है, स्पीड है। तो स्पीड का रेशियो बना लेते हैं, यही आएगा 4:3। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4। टाइम का रेशियो 3:4 हो जाएगा। अच्छा, अब उसने ये कही है कि उसको टोटल टाइम लगता है 5.95 घंटे। तो इसमें टोटल टाइम कितना लगता है, 7 यूनिट। जबकि 7 यूनिट कितने के बराबर है, 5.9, कितना है, 5.95 आवर्स। कितना टाइम लगता है, तो 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं कितना आएगा। 1 से भाग दे, इससे 7 से भाग देंगे, 7 8 56, 3 7 5 35, यानी कि 0.85। 0.85 इसका ये आया। तो इससे किसी एक का मान निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं।
तो टोटल टाइम इसको कितना लगेगा 3 यूनिट का, 3 गुणा 0.85, कितना टाइम लगेगा। और हमें क्या निकालना है, दूरी। दूरी d बराबर क्या होता है, st, स्पीड इंटू टाइम। तो s कितने की स्पीड, 4 की, इंटू टाइम ये लगा 3 गुणा 0.85, गुणा कर दो इसका, 4 तिया 12, 12 का गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, 6 और 12 अट्ठे 96, 96 और 6 102, 2 के बाद दशमलव, यानी कि 10.2 आंसर है, 10.2 किलोमीटर, पहला ही विकल्प है, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला बहुत अच्छा सवाल है, देखिए। एक हॉल में मौजूद लोगों में से 7/9 लोग उपलब्ध कुर्सियों में से 9/13 कुर्सियों पर बैठे हैं। 7/9 लोग बैठे हैं उन उपलब्ध कुर्सियों पर जो 9/13 कुर्सियों पर बैठे होने से। शेष खड़े हैं, यदि 28 कुर्सियां खाली हैं तो कितनी कुर्सियां अभी भी खाली होंगी यदि हॉल में हर कोई बैठा है तो। ये सवाल दिया है, देखिए। सवाल है 7/9 लोग बैठे हैं, 7/9 लोग क्या है, बैठे हुए हैं। ठीक है, जबकि उसमें 9/13 कुर्सियों पर बैठे हैं। 7/9 लोग हैं जो कुर्सियों पर बैठे हैं, जो उपलब्ध कुर्सियां में से 9/13 कुर्सियों पर बैठे हैं। कितने पर बैठे हैं ये, 9/13 पर बैठे हैं, और 28 कुर्सियां खाली हैं। ठीक है, तो अगर 9/13 कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, इतनी कुर्सियों पर बैठे, ये लोग इतनी कुर्सियों पर बैठे हैं। अगर 9/13 पर बैठे हैं, इसका मतलब खाली कितनी है, 4/13। जबकि सवाल में कहा है कि 28 कुर्सियां खाली हैं, इसका मतलब 4/13 कितने के बराबर, 28 कुर्सियों के बराबर है। तो निकालेंगे 7, 13 सत्ते 91, यानी कि कुल कुर्सी कितनी है, हमें कुर्सी की संख्या निकल आई। कुल कुर्सियां कितनी है, 13 सत्ते 91, 91 कुर्सियां हैं टोटल। इनमें से भी क्या बताया है सवाल में, 28 खाली पड़ी हैं, तो 28 खाली हटा देते हैं। इसमें से कितने आती हैं, 11 में से 8, 3 और यहाँ 6, 63 कुर्सी। तो यानी कि ये जो लोग हैं वो 63 कुर्सियों पर बैठे हैं। तो हम कह सकते हैं 7/9 लोग कितनी कुर्सियों पर बैठे हैं, 63 कुर्सियों पर बैठे हैं। तो 9 7 63, यानी 9 नाम 81, यानी कि उसमें लोग वहां पर कितने हैं, 9 नाम 81, यानी टोटल 81 व्यक्ति हैं जो वहां पार्टी में है। उस पार्टी में, उस हॉल में कितने लोग बैठे, टोटल लोग हैं 81, जबकि कुर्सियां, इतनी कुर्सियों पर वो बैठे हुए हैं। जबकि टोटल कुर्सियां थी कितनी, 91। सवाल में कहा है कि अगर हर कोई बैठा है मान लीजिए, तो कितनी कुर्सियां खाली रहेंगी, तो 81 टोटल लोग हैं, 91 टोटल कुर्सियां हैं। तो 91 लोग 91 कुर्सियों पर 81 लोग बैठ जाएंगे, तो फिर भी कितनी शेष कुर्सियां रह जाएंगी खाली, 10 कुर्सियां खाली रहेंगी। ये हमारा आंसर बनेगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न आंकड़ा वर्ष 2016 में विभिन्न शहरों में टीकाकरण किए गए बच्चों की संख्या के बारे में दर्शाता है। एक ग्राफ दिया है और ये टीकाकरण की संख्या को दर्शा रहा है, जिसमें डी 20%, ए 10%, बी 30%, सी 40% है। इतने टीकाकरण हुए हैं उस शहर में। यदि वर्ष 2016 में टीकाकरण किए गए कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 1,20,000, 1,20,000 बच्चों का क्या हुआ है, टीकाकरण हुआ है इतनों का। तो शहर ए के कितने बच्चों का टीकाकरण टीकाकरण हुआ है, ये बताना है हमें। शहर ए के, यानी टोटल बच्चे ये हैं, तो शहर ए के कितने बच्चे रहे इसमें। जबकि उस ग्राफ में बताया कि शहर ए के 10% बच्चों का टीकाकरण हुआ है। इसका मतलब 1,20,000 का हमें कितना बताना है, 10% की वैल्यू बतानी है।
ठीक है, तो 1,20,000 10/100, ये एक जीरो, ये और एक जीरो, तो कितना आएगा? 12,000। 12,000 बच्चे, इतने बच्चों का क्या हुआ है? टीकाकरण हुआ है। अगला सवाल, अगला सवाल है, एक्स एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि वाई समान कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ये कार्य समय से सवाल आया है, बिल्कुल बहुत सरल सवाल आया है। देखिए, जब एक्स जो है वो किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, जबकि वाई उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। वो सवाल में कहा है कि यदि वो दोनों करने लगें तो कितने टाइम में होगा? तो दोनों करने लगेंगे कि क्या करना पड़ेगा? दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 40, 8 पंजे 40, 10 चौक 40। दोनों एक साथ करवाने हैं तो ये एक दिन में 5 बोरी उठा सकता है, ये 4 उठा सकता है, तो दोनों मिला के एक दिन में 9 उठा सकते हैं। इनको उठाने कितनी है? 40। कितना टाइम लगेगा? 40/9। तो 4 नाम 36, 4, 4 बचे बटे 9, यानी इतने दिन इनको लगेंगे, दोनों काम यदि एक साथ करते हैं तो। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।